ये अपर रूपता, एलोट्रोपी. So when some element is found in different forms, then it is called allotropy. When some element is found in nature in different forms. क्यों different forms हैं? Due to its different structures. Then it is called allotropy. इसको एलोट्रोपी कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सल्फर है, तो सल्फर यानी गंधक जो प्याज में, लहसुन में, इन सब चीज़ों में पाया जाता है. एक तो दो तरीके का सल्फर है, एक मोनोक्लिनिक फॉर्म है और एक रोम्बिक सल्फर. तो दो तरीके के सल्फर पाए जाते हैं. तो ये इसकी एलोट्रोपी है. दैट इज, सल्फर दो तरीके से पाया जाता है. क्या आपने सल्फर का रिंग स्ट्रक्चर देखा है? लेकिन सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, सल्फर में एक चेयर स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, जिसमें भी 8 एलिमेंट होंगे. कार्बन, ये सल्फर 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 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो ये चेयर स्ट्रक्चर है. और एक अभी आपने कौन सा स्ट्रक्चर देखा बताओ? रिंग स्ट्रक्चर. ये आपने बनाया था कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7. तो फिर इसमें कुछ ऐसे चेयर का स्ट्रक्चर होगा. ठीक है. नाउ अभी देख के बताते हैं. हो गया एक ना? तो चेयर टाइप स्ट्रक्चर होगा. ओके. तो एक आप ये समझिए, दो तरीके के सल्फर हैं. एक है रोम्बिक सल्फर और एक है मोनोक्लिनिक सल्फर. तो रिंग स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया है और बना भी लिया है. तो सल्फर दो फॉर्म में पाया जाता है. कौन कौन से? दैट इज रोम्बिक सल्फर. और दूसरा क्या बताया था? मोनो क्लिनिक. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें हो गए पूरे? 1 2 3 4. हाँ, सल्फर. ओके. दिस इज चेयर स्ट्रक्चर होगा. चेयर स्ट्रक्चर एंड दिस इज रिंग स्ट्रक्चर. तो क्या ये दोनों ही सल्फर के बने हुए हैं? तो अगर सिर्फ एक ही का बनाओ, देखो मैं बता दूं आपको, आइसोमेरिज्म. ये जैसे आइसोमेरिज्म लिखा है कि नहीं, आपने देखा था कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो, जैसे आइसोब्यूटेन और इसी तरीके से एन ब्यूटेन नहीं होता, लीनियर ब्यूटेन, और इसी तरीके से नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और एन पेंटेन. ये सब स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. लेकिन वो तो कंपाउंड है. वो क्या है? कंपाउंड में स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं. और एलिमेंट में स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसे क्या कहेंगे? एलोट्रोपी. तो ये डिफरेंट एलोट्रोप्स हैं. इसी तरीके से फास्फोरस. क्या आपको हमने रेड फास्फोरस दिखाया है पाउडर में? तो रेड फास्फोरस तो हमने दिखाया सभी को. उसी तरीके से व्हाइट फास्फोरस भी होता है और ब्लैक फास्फोरस भी होता है. तो व्हाट आर द टू एलोट्रोप सृष्टि ऑफ सल्फर? रोम्बिक सल्फर. रोम्बिक सल्फर का मतलब है जो रोम्बोहेड्रल हो, इसकी दो भुजाएं, जो लेंथ और ब्रेथ है वो एक समान हो और हाइट डिफरेंट हो, उसको क्या कहते हैं? रोम्बिक सल्फर. और दूसरा कहेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर. वो जब हम आगे का स्ट्रक्चर देखेंगे एक्सटेंडेड, तब फिर हमें पता चलेगा. एक दो में नहीं पता चलता. समझ में आई बात? अब आगे की बात क्या कही जा रही है? सो टू एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर आर. कौन कौन सा है बताइए? टू एलोट्रोप्स. ये ऑन बेटा देखो. टू एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर. अब देखो इसी तरीके से फास्फोरस.
फॉस्फोरस, इन सब के बारे में डिटेल में आपको बाद में बताया जाएगा अगले क्लास में। तो फॉस्फोरस, द 3 एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस आर रेड फॉस्फोरस, जो माचिस की तीली में रहता है, आगे हेड पे रहता है, सो दैट इज रेड फॉस्फोरस। एलोट्रोप्स आर रेड फॉस्फोरस, और इन सब के स्ट्रक्चर अलग होंगे। फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, सर उनके कलर के चेंज होने से इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। स्ट्रक्चर के चेंज होने से कलर चेंज हुआ। फोरस एंड वाइट फॉस्फोरस, जहां पर, ठीक है, फॉस्फोरस की स्पेलिंग ठीक है, पढ़ो जरा फॉस्फोरस की क्या, ओ यू एस तो नहीं, ओ यू एस है ना, दैट इज ओ यू एस, देखो ओ यू एस, यहाँ ठीक लिखा है, यहाँ भी लिखा है। अब जरा देखें, तो सल्फर के बारे में तुम्हें मालूम है कि वो बाइवेलेंट है, क्यों? क्योंकि सल्फर में क्या होता है, 2, 8, 6, तो 2 ही चाहिए, तो उसने 2 को वैलेंसी कर ली। फॉस्फोरस के केस में क्या चाहिए होता है, दैट इज 2, 8, 5, इसको ट्राईवैलेंट है, 3 की चाहिए। अच्छा, मैंने ये आपको पढ़ा दिया है कि फॉस्फोरस में ये देखो, ये ऐसे ऐसे 3 बॉन्ड बना लिए, फिर इसने इससे और इससे और इससे बना लिए, इसके भी 3 हो गए, और फिर इससे क्या किया, ये चीज़ है, तो इसने इससे इस सबके 3 हो गए कि नहीं, ये रेड फॉस्फोरस है। ऐसे दूसरे और भी बनेंगे, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये बॉन्ड उसमें टूट जाएगा, तो जैसे फॉस्फोरस ऐसे बॉन्ड बनाए, और ये तीसरा बॉन्ड यहाँ बना ले, बाकी और भी बॉन्ड बनेंगे, ये नहीं है कि ऐसे ही बनेंगे। तो इसके जैसे 3 बन रहे हैं, इसका भी इधर बन जाए, इसका भी इधर बन जाए, इसका भी इधर बन जाए, इसका समझ में आ गई बात कि नहीं? सबके 3 हो जाएंगे कि नहीं? तो फिर ये क्या हो जाएगा, ब्लैक फॉस्फोरस। फिर इसी तरीके से और एक्सटेंडेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, तो वो किसका हो जाएगा, फॉस्फोरस है, ब्लैक फॉस्फोरस। आगे हम चल के देखेंगे, बस इतना समझ लो स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये P4 जिसको आप पढ़ती हो, वो माचिस की तीली के हेड पर लगा हुआ फॉस्फोरस, यही P4 है, और इसी को आप क्या कहेंगी, रेड फॉस्फोरस। क्या आप मुझे कार्बन के कोई 5 एलोट्रोप्स बता सकते हैं? ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर, फुलिरीन, कोलेरीन, ठीक है, और इसके अलावा दैट इज ब्लैक कार्बन, जो कि प्रिंटर में लगा हुआ होता है। और भी हम देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोक। तो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन जो कोक होता है वो भी कार्बन का है। तो कुल 12 एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, लेकिन अभी हम बेसिक क्लास में, अभी हम एलोट्रोपी शुरू ही कर रहे हैं, तो हमारे लिए 3 ही काम है। नाउ सो कार्बन ऑल्सो शो एलोट्रोपी, ये भी एलोट्रोपी दिखाएगा, एलोट्रोपी। सो एक एलोट्रोप है इसका, दैट इज सबसे द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप इज ग्रेफाइट, जो नेचर में पाया जाता है। तो इट्स एलोट्रोप्स आर ग्रेफाइट, ठीक है। इसी तरीके से डायमंड, डायमंड भी कार्बन का ही बना है, और बकमिंस्टर, फुलिरीन, इसी तरीके से कार्बन ब्लैक। जैसे कार्बन आप दिया जला दो, किसी ऊपर मिट्टी के बर्तन पे काला काला हो जाएगा, उसी को निकालो किसी चीज़ से, पूरा से कार्बन, उसी से काजल बना लिया जाता है देसी घी डाल के। दैट इज कार्बन ब्लैक, कोक, और भी बहुत सारे हैं। ओके, सो दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ carbon. What is graphite? So let us see about graphite. Graphite is most stable allotrope of carbon, ठीक है, फाउंड इन नेचर इन अबंडेंस, बहुत ज्यादा ग्रेफाइट मिलता है, ठीक है। डायमंड के बाद जो लिखा इसका प्रोनाउंसिएशन है बकमिंस्टर फुलिरीन, और बुक में लिखा हुआ है, बुक से देखिए, सेकंड लास्ट लाइन। सो इट इज मोस्ट
स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, और जो पेंसिल की हेड है जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट की है। इस सबसे नर्सरी से इससे हमारा नाता रहा है। ओके, सो ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होगा? इट हैज लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसका कैसा स्ट्रक्चर है? इट हैज लेयर्ड, लेयर्ड है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ना अब देखिए, तो ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होगा? इसमें अलग अलग लेयर होंगी। जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर की लेयर है, तो सबसे ऊपर की एक लेयर होगी, फिर उसके नीचे दूसरी लेयर होगी, और सब लेयर में अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। तो इस लेयर में देखो कार्बन, ओके, फिर कार्बन 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 और फिर यहाँ पर कार्बन। ये एक स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। तो एक समझिए पूरा कार्बन कार्बन का ही रहेगा। यहाँ पर भी ये लेयर आगे बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ पर भी। तो आप इसमें देख रहे हैं क्या टेट्रावैलेंसी फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही? बोलो कि नहीं हो रही? नहीं हो रही ना? एक बच रहा है ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। अब देखो, तो ये जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया, फिर यहाँ सी, तो इस तरीके से हेक्सागोनल तो है, इस तरीके से है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ यहाँ डबल कर दो। तो ऐसा होने से क्या होगा, हर एक कार्बन पे अब देखो 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है, किसी किसी बुक में नहीं दिया है, बट जब आगे आप पढ़ोगे तो दिया रहेगा। ओके, सो एवरी कार्बन इज नाउ टेट्रावैलेंट। अच्छा, यही चीज यहाँ पर भी होगी। तो डिफरेंट लेयर्स हैं, ये देखो। ऐसे दूसरा भी बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ और उसकी प्रैक्टिस करो। ऐसे यहाँ पर भी। क्या आपको मालूम है डबल बॉन्ड में रिपल्शन बहुत होता है इलेक्ट्रॉनिक? तो वो जो दो लेयर है वो एक दूसरे में फिसलती हैं, और इस वजह से इसे ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर से देखो, तो ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है। These are the different layers। और इसमें यहाँ क्या कर दो, डबल बॉन्ड। ये तो इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन आप बनाएं तो कैसे बनाएं, ये तो आपको समझ में आएगा कि ये होता है। ठीक है कि नहीं? डबल बॉन्ड आपको ज्यादा ऐसा नहीं बनाना है, बस आप सिंपली ऐसे कर दें। एग्जाम में हेक्सागोनल तो बना लेते हो ना बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जो एक लेयर है, देखो जो बुक में बनी है, तो एक कार्बन एटम में 2 बस बना देना, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। नाउ एक और बना लो। So that is, देखो 1 2 3 ये हो गया। अब देखिए 3 4 ये इसका हो गया बॉन्ड, और फिर एक और बना ले आप। ऐसे बनाओ, तो ये चीज है। फिर यहां से हेक्सागोनल, और फिर यहां से हेक्सागोनल। इस तरह मेरा कहने का मतलब है, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लिया,
ये समझ में आ गया, 2 हेक्सागन ये बना के, और जहां जहां इसके वर्टिसेस है वहां क्या रख दो, सी। इतना ही करना है। और ठीक इसके नीचे एक यही रिपीटेड स्ट्रक्चर और बना दो, तुमको पूरे नंबर है। जैसे ये बनाया ना, मतलब ये एक लेयर हो गई, जैसे वहां बनाया। ऐसे बनाने को तो और भी बना सकते हो, जैसे बनाया है तो यहाँ पे भी एक और हेक्सागन बना दो, तो ये पहली लेयर हो गई कि नहीं? 2 लेयर है। ये एक लेयर है। ये समझो कि ये ऊपर वाली लेयर बनाई, ये अब एक बीच की दिखानी है, और फिर उसके बाद नीचे की लेयर दिखानी है। ये बीच वाले जो बॉन्ड है ये सिर्फ रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन के बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है, बाकी ये फिसलेंगी एक दूसरे पर। ये क्या होंगी? जैसे जैसे तुमने ये देखो, ताश के पत्ते देखे, ऐसे खींचो तो क्या सारे पत्ते एक से एक हो जाते हैं? इसी तरीके से जब तुम पेंसिल से लिखती हो तो अलग अलग लेयर चिपकती जा रही है कॉपी पे। तुम जब पेंसिल से लिख रही हो तो समझो ताश के पत्ते बिखर रहे हैं, तुम लिख नहीं रही हो। वो डिफरेंट लेयर, चूंकि वो सेम है, नॉन पोलर, और बुक भी नॉन पोलर है, वो सेलुलोज का, अब वो भी कार्बन का, कार्बन कार्बन के बीच फोर्स होता है, तो वो लेयर खुल रही है उसके अंदर। वो समझो एक ताश के पत्तों की बहुत लंबी लाइन है तुम्हारी पेंसिल, अब वो खुलती चली जा रही है, अब वो उसमें चिपकती मतलब उनके बीच में 2 लेयर के बीच में बस अट्रैक्शन का हल्का फुल्का अट्रैक्शन है। पेंसिल से लिखते ही जैसे तुमने किया वो निकल गई। अब ये तुम्हारी एक लेयर हो गई। अब इसके बाद इन सब में यहाँ यहाँ क्या लगा दो बताओ? ये क्या हो गया? कार्बन हो गया। ऐसे ऐसे लिख दो कार्बन। तो जैसे ये एक लेयर हुई, अब अगली लेयर कैसे बनाओगे? ठीक इसके नीचे यही, समझ में आ गई बात? तो उसके लिए क्या किया गया है, देखो बुक में तो ऐसे बना दिया गया है, ऐसे ही आप भी बना दो। तो एक हेक्सागन ऐसे, अब देखो हेक्सागन से ये कोई ऐसा डिजाइन नहीं है कि जो नहीं बनाया जा सके, बड़े आराम से किया जा सकता है। हेक्सागन तो बना लोगे, और इसी तरीके से एक इधर हेक्सागन खोल लो, और एक 2 बना लिए कि नहीं? 2 हेक्सागन, फिर इन दोनों से इधर और इन दोनों से, ठीक है। अब फिर इससे क्या किया जा सकता है? सी बना लो, और डबल बॉन्ड बोलो कहाँ दिखाओगे? ये जितने बीच की लड़ी है सब में ऐसे डबल बॉन्ड दिखा दो। ये सब डबल बॉन्ड होंगे, ध्यान से करिए। और काउंट भी कर लीजिए, क्या कोई कार्बन छूट तो नहीं रहा जिसका टेट्रावैलेंसी पूरा नहीं हो रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर सही है। ये अच्छा, अब इसके बाद जब आपने ये 2 लेयर बना लिए हैं, तो दूसरे कलर से, उसी कलर से नहीं, दूसरे कलर से इनके बीच में अब ये दिखाइए कि ऊपर का जो पहला आइटम है, ये वाला आइटम इससे बॉन्डेड होगा। ये किससे बॉन्डेड होगा? और ये वाला, क्योंकि वो लेयर उसके ठीक नीचे आएगी, बाकी ग्रेफाइट में आप लोग देख लो वो उसी के नीचे आ रही है कि नहीं, तो ऐसे बॉन्डेड होगा। देख लो, आप लोग भी देख लें, तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं, ये भी वही चीज़ है, देखो डिफरेंट लेयर दिख रही हैं, और इसको भी आप लोग देख लें। बीच में फिर सिर्फ दिखाने के लिए 2-4 लाइनें लगा दी गई हैं, उनका ज़्यादा महत्व तो नहीं है, बस आपको एक फ्रेम तो बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो बिखर जाएगा, इसीलिए 2-4 लगाए गए बस। तो ऐसे कहीं कहीं जोड़ दो। देखो कि इसको किससे जोड़ोगे बताओ? नीचे वाले को इससे जोड़ना है ना, क्योंकि ये इसके नीचे पड़ेगा नहीं, तो आखिर जब एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो जो जहां पड़ेगा तुम्हें मालूम नहीं लग रहा ये वाला कार्बन यहाँ पड़ेगा, अगर बिल्कुल सीधा कर लिया जाए। तो ऐसे ही कोई भी कार्बन ऊपर नीचे ओवरलैपिंग है, यहाँ ये चीज़ ज़्यादा समझ में आ रही है, वो चीज़ वहाँ 3 डायमेंशन में नहीं है तो नहीं समझ आ रही, लेकिन यहाँ जोड़ना बहुत आसान है। यहाँ तुमको पता चल रहा है ये इसके नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ देखो, जो चीज़ जिसके नीचे आ रही है उससे जोड़ लो, समझ में आ गई? सो इट हैज हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा बताइए? in which there is high repulsion between any 2 layers due to double bond। डबल बॉन्ड में तो तुम्हें पहले से ही पता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो अनसैचुरेटेड होते हैं ना, अब वो पास पास आ जाए तो कितना रिपल्सन होगा। सो ये क्यों है बताइए? ड्यू टू देयर different layers slip over each other due to electronic repulsion। डिफरेंट लेयर्स, देखो इस चीज को,
slip over each other due to इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इसकी वजह से स्लिप करती हैं। और साथ ही साथ इसका ये ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ड्राई लुब्रिकेंट का मतलब इसका जो पाउडर है वो फिसलेगा, जैसे कैरम बोर्ड का पाउडर देखा है फिसलता है। तो जो बहुत हाई स्पीड में रनिंग मशीन है उसमें तेल नहीं डाला जाता, नहीं तो तेल जल के धुआं निकलने लगेगा। ड्राई पाउडर डाल देते हैं तो वो मशीन में लुब्रिकेंट का काम करता है, पाउडर डाला जाता है। वैसे आपने ग्रेफाइट ग्रीस या काली ग्रीस अपनी साइकिल की चेन में भी लगवाई है इससे, तो वही ग्रेफाइट ग्रीस भी है। अब देखो नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट 37 के करीब होता है, 3650 लिखा है। सो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, जबकि आयरन जैसा उसका 1200 है आयरन, ठीक है, 1500 एल्यूमिनियम का, और ये है 3650। कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब सेकंड हाईएस्ट है। डायमंड का तो सबसे हाईएस्ट है और उसके बाद इसी का। और जो तुम्हारे गैस चूल्हे की इनकैंडिसेंसी है वो 25 तक ही जाती है। तुम पूरी पेंसिल का लेड रख दो, कुछ नहीं होगा इसमें। सो मेल्टिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इज वेरी हाई, दैट इज 3650 डिग्री सेल्सियस। तो स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा, पीछे भी दे दीजिए सब जगह, ठीक है। सार्थक देख लिया हो तो आगे बढ़ा दो। तो पेंसिल में तो आप लोगों ने देख ही लिया, ये ग्रेफाइट है, वैसे प्योर ग्रेफाइट ये भी है। क्या लिखा है ऊपर, ग्रेफाइट लिखा है। सो दीज आर वेरियस पेंसिल्स ऑफ ग्रेफाइट, इसको भी आप लोग देख लें। तो ये जो चित्रकार होते हैं इसको कहीं से भी लिखो कि चल जाएगी, ये पूरी पेंसिल ही ग्रेफाइट की, कहीं से भी चलाओ सब चलेगी। ये लो जितने की भी आती है 80 रुपए ऐसे। चलो ये समझ में आ गया, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। लो ऐसे नहीं करो बेटा, इसको फिर हमें घंटों लगेंगे बनाने। दे दो, रोबस्ट नहीं है। चलो ओके, नाउ अब देखो सो बात नहीं करो। नाउ its melting point is very high, so it is used as dry lubricant in high speed running machine in powdered form. देखो it's fine powder, इधर देखो दिखाएंगे, is used, सेंटेंस भी पूरा करो, पता तो चलेगी ध्यान दे रही हो, बात कहीं नहीं व्यस्त हो। बहुत अच्छा, बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रही। हाँ? थोड़ा थोड़ा ऐसे करो, यही डुबाने के लिए काफी है। इट इज सेल्फ सुसाइड। डिस्टर्ब कर रही तो कोई वो कुछ भी कर दे, तुम्हारा गला पकड़ ले, तुम्हारा बोर्ड पे ध्यान, गला ही तो पकड़ रही थी। इट्स फाइन पाउडर इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट इन हाई स्पीड रनिंग, क्योंकि ये जलेगा ही नहीं मशीन। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू राइट, ठीक है, एज ए लेड इन पेंसिल। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू राइट एज, जो उसमें लेड बोला जाता है वो लेड नहीं है, उसकी लीड है, वास्तव में उसे लीड बोला जाए, लेड ना बोलिए उसे, लेड तो एक अलग से पीवी हो जाएगा।
लीड इन पेंसिल। तो फिर यशिका, जो स्पेस में हम पेंसिल का क्यों नहीं यूज करते? ये निब टूट जाएगी तो कहीं पर मशीन में ही चली जाए। मुंह में चली जाएगी। अब जरा देखते हैं। तो उस साइड दे रहा था। बॉल पेन से भी नहीं लिख सकते, फाउंटेन पेन से लिख सकते हैं, क्योंकि बॉल पेन में भी ग्रेविटी चाहिए। तुम उल्टा पेन चलाओ, बॉल पेन नहीं चलेगा। ओके, तो इस तरीके से इसमें देखिए, क्या तुम्हें मालूम है ईच कार्बन इज बॉन्डेड। अब आगे स्ट्रक्चर देखो। ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू अदर 3 कार्बन एटम एंड अल्टरनेट बॉन्ड्स आर डबल बॉन्ड। एक सिंगल, फिर एक डबल, फिर एक सिंगल। समझ गई बात? एंड द एंगल बिटवीन कार्बन 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 एटम इज कितना है? बोलो, बताइए भाई। हमने आपको ये बताया ना, ये एंगल कितना है? कार्बन 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 एंगल, दैट इज बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ये भी 120 सेक्टर के तो सवाल किए, टोटल 360 होता है कि नहीं? अच्छा, इस कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी बताई गई? 154 पिकोमीटर। और यहाँ पर क्या मीटर? पिकोमीटर। समझ आ गई बात? और इसी तरीके से इस सी डबल बॉन्ड की लेंथ क्या है? 133। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। 133 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ है। इसका बॉन्ड एंगल देखो, सी का बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। और सी बॉन्ड लेंथ, जो सिंगल बॉन्ड है, उसकी लेंथ कितनी है? समझ में आ गई बात? अभी फिर से बताते हैं, यहाँ लिखो। ईच कार्बन इज, ध्यान दो, ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 other 3 कार्बन। लिखो, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन is bonded to other 3 कार्बन एटम। अच्छा, ये अगर नेचर में फ्री स्टेट में ग्रेफाइट मिल जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं? तो ग्रेफाइट इज फाउंड। और पेंसिल किसके पास है? देख लिया? देख लो। चल आगे देखो। सो अदर 3 कार्बन। दूसरी चीज देखिए, दैट इज देयर इज अल्टरनेटेड कंजुगेटेड बॉन्ड सिस्टम। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। कैसा सिस्टम है बताओ? मतलब कंजुगेट का मतलब समझते हो? एक सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। ठीक? सो इट हैज अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल क्या है बताओ इसमें? 120। बॉन्ड एंगल का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच का जो एंगल है, बॉन्ड एंगल। तो वो क्या है? स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर तो नहीं बदल सकते हो। इज 120 डिग्री एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या है? बोलो। लेंथ is 154 picometer. That is 154 into 10 to the power minus 12 meter. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? is 133 पिकोमीटर। That is 1 पिको का मतलब क्या होता है? इतना ग्रेफाइट में लिखना होगा, ग्रेफाइट में होता है। ओके, नाउ अब हम ग्रेफाइट का वीडियो देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। लगेगी तो बता देना, ऊपर कर लग रही।
नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. सो ये देखो ये देखो लॉकडाउन वाली नॉस्टैल्जी वीडियोस बनाते हुए टिकटॉक दिनों से बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर आप हमने डायमंड और फुलरी ये स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी. इसके बाद हम सेम स्ट्रक्चर जस्ट इसके नीचे ड्रॉ कर लेते हैं. इसके जस्ट नीचे ये वाला पॉइंट ये लीजिए, फिर से मिला देंगे इसको. ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से मिलेगा. अच्छे से मिला रहा है, इतना फाइन तो यहाँ पर मिला पाए नहीं. इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से देखो, ये देखो यहाँ कितने अच्छे से ये वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट से मिलेगा और ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से मिलेगा. क्लियर है बात? तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाते हैं और फिर ऐसे डॉट किनारे दिखा दो. डॉट इस कार्बन है ना. अब देखो वो ऐसा टेढ़ा बना रहा है कि जो दूसरे में मिले ना. तो अभी फिर लास्ट में ये दिखा देगा कि जब वाले पॉइंट से मिलाएंगे. तो सब अलग अलग लाइन है और कितना क्लियर है. जादूगर है. ये देखो है आप बिल्कुल अलग लग रहा है कि जैसे एक के ऊपर एक रखा है नहीं. मुझे लगा स्ट्रेचर ही लिखे. Okay, now let us see the structure of graphite. Now, structure of graphite and diamond animated video. ये देखो ये. What are allotropes? Physical properties. Consists in two diamond देखो कितने सारे एलोट्रोप है कार्बन. ये 10-12 दिखा देगा. fullerenes. फिर से देखो Amorphous allotrope. यहाँ देखो कह रहा है कि जिसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. एमॉर्फस अगली क्लास में पढ़ लेंगे. बट जिसका पूरा एक जैसा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन. अगर वो टूटेगा तो वो क्लियर प्लेन में टूटेगा. और रबर को तोड़ोगे तो रबर क्लियर प्लेन में इरेजर. तो वो सब एमॉर्फस होते हैं जिनका कोई एक पर्टिकुलर फाइन स्ट्रक्चर नहीं होता. तो जैसे लैंप ब्लैक होता है. लैंप में काला काला जमा हो जाता है कि नहीं. लैंप में कोई भी धुआं जिसमें उड़े लैंप तो वो लैंप से जो कार्बन निकलता है वो लैंप ब्लैक कहलाता है. यानी जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल हवा में रिलीज हो उनको तुम कैप्चर कर लो पेपर में. दूसरा क्या है? कोक. कोक भी हमने आपको दिखा दिया वो हल्का जो. और तीसरा क्या है? दैट इज चारकोल. तो ये सारे इसके क्या हैं? एलोट्रोप्स हैं. अब देखो Carbon-based lattice. In a diamond, each carbon, डायमंड अभी हम आगे it is देखेंगे. difficult to break, forms ये है five ग्रेफाइट का bonds. स्ट्रक्चर जैसा दिखाया गया है. 3 लेयर दिखाए The गए हैं. carbon-carbon bond length समझ में आ of गई the बात layer आपको? is equal to 141.5 pm. It is a good conductor of helium or चलो बाकी तो आगे दिखाएगा तो दिखाएगा. अदरवाइज they are अब हम अगले shaped like स्ट्रक्चर पर आते हैं. of soccer ball. It is called Buckminster. Now next one is diamond.
तो कुछ चीजें हम ग्रेफाइट के बारे में सौम्या से पूछें। हाँ बताओ सौम्या, जितना तुम जानती हो वो सब बताओ। It is most stable. Most stable. Most stable allotrope of carbon. It has hexagonal layered structure. It has high melting point of 3650 centigrade. डिग्री सेंटीग्रेड बोलो। It is fine powder used as dry lubricant in fast turning machines. Each carbon in its structure, each carbon is bonded with 3 other carbons. It has alternate double and single bond. Bond angle is 120 degree. The distance of single bond is 154 picometer. कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज Carbon single bond length is 154 picometer and carbon double bond length is 133 picometer. बस इतना ही लिखना है। और इसका एक यूज है, इट इज आल्सो यूज्ड टू राइट एज लीड इन पेंसिल्स। अच्छा, इट लुक्स लस्ट्रस। क्या आपने पेंसिल देखी लस्ट्रस दिख रही थी? तो थोड़ी बहुत लस्ट्रस है। वैसे तो आयोडीन ज्यादा लस्ट्रस है। 0.1% lustrous. It is good conductor of electricity. So its electrodes are used in cells. देखो इस बात को, ये most important है। क्यों? क्योंकि इसके जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है भागने को तैयार है। जहाँ तुमने प्लस माइनस लगाया है भाग जाते हैं, कहते हैं लाओ हम ही कर देते हैं, यहाँ कहाँ रहे ना। So इसलिए क्या होता है? It is वैसे ये नॉन मेटल है, लेकिन देखो पहला अगर कोई पूछे कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो नाम आता है ग्रेफाइट। यही अकेला नॉन मेटल है। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो यूज्ड एज। तो इसलिए मान लो जैसे काला कोई ग्रेफाइट हो, तो ये तो हम जिंक का दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही ग्रेफाइट का भी होगा। तो ये सेल में डाल दोगे और ऊपर नेट बोर्ड लगा के तार लगा दोगे ऐसे। ये तो जिंक का इलेक्ट्रोड है, लेकिन जिंक की जगह तुम क्या कर सकते हो? ग्रेफाइट का भी ले सकते हो। फिर इसमें हाइड्रोजन कलेक्ट करो, क्लोरीन कलेक्ट करो। मोस्टली ये गैस कलेक्ट करने के काम आता है। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? जहाँ गैस कलेक्ट हो रही हो, जैसे तुम्हें क्लोर एल्कली प्रोसेस में गैस कलेक्ट होती है कि नहीं, तो वो ग्रेफाइट के लगा दो ऐसे, बस 2 टांग का जिस पे तार बांध दो। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऐसा करने का काम होता है, जिसमें बाहर से सप्लाई की जाए नहीं। सो इसलिए क्या लिखते हैं? इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमने बताया है ना क्या होता है, जिसमें बाहर से सप्लाई की जाती है। इन सेल्स लिख सकते हैं। चलो डायमंड, so diamond is hardest ever known substance found on earth. Universe भी कह सकते हो। Diamond is hardest ever known substance found. ठीक है, इनर्ट भी लिख सकते हैं। जो इट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। नॉन मेटल के तो ज्यादा होते नहीं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड की शक्ति देखिए। सो देख के बताना बिल्कुल एक्सेप्ट। दिया नहीं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड
3550 दे रहा है, 3550 अभी बता। थ्री फाइव जरा भी ग्रेफाइट का भी देखते हैं फिर से। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट 3650 ग्रेफाइट का रिलेटिवली हाई, इसमें लिखा है हाई है ग्रेफाइट का, फिर भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हाई हो सकता है। डायमंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू इट्स सॉफ्ट एंड स्टिकी नेचर। देखो 3550 है, फिर से हाईएस्ट बोलते हैं। सो 35 हाई लिख लो, हाई मेल्टिंग, वेरी हाई। हाँ वो लिख रहा है नेट में कि रिलेटिवली ग्रेफाइट का रिलेटिवली हायर है। ये देखो उसके रीजंस दिए गए हैं, चार पॉइंट है। इट इज क्या लिखा है, डायमंड का ये है और बाकी ग्रेफाइट से इसकी तुलना भी की गई है कि अभी पिछले वाले, ठीक है। अभी मैंने देखा था तो हाँ तो 5000 केल्विन है तो भी 270 थी, लेकिन अब यही दिखा रहा है। केल्विन से तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट जो इसमें आप देखोगे तो देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड, तो आप इसी से पता कर लो। ये According to कितना दिखा रहा है, chemistry सब अलग research अलग tests, दिखाते हैं। physical properties of diamond has a very high melting point. फोन का भी Very strong फर्क होता है। carbon-carbon covalent bonds have to be broken throughout the structure before melting occurs. चार जगह अभी देखो, ये क्या हो रहा है? फिर से देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड, दोनों का देखो। According to Nucleus Information Resources, International Atomic Energy Agency, graphite has a melting point similar to that of diamond of around 3,600 degrees Celsius, at which दोनों का point it's सिमिलर warm दिखा रहा है rather कि than नहीं, melting. बीच का इसने ले लिया, तो इसका मतलब है कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। समझ में आ गई कि नहीं? ये देखो इसमें दे रहा है कुछ मेल्टिंग पॉइंट पे अंतर, तो कुछ इसमें नहीं दे रहा है ज्यादा, बस ठीक है। आप ऐसे लिख लें 3550 या 3600, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एक ही जैसा है। एक में तो 4000 भी दिखा रहा है तो लिख सकते हैं, ये वेरी करता रहता है। तो नेट में जैसा है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं इससे। समझ में आ गई बात कि नहीं? 4 बार देखोगे 4 बार अलग अलग दिखाएगा, क्योंकि डायमंड भी कई तरीके के बनाए जाते हैं, कोई प्रेस्ड है, कोई किस तरीके से। जब अर्थ के अंदर ग्रेफाइट बहुत हाई हीट और बहुत हाई टेम्परेचर कंडीशन से गुजरता है तो डायमंड बनता है, और 1 कैरेट डायमंड 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, जबकि जो कोहिनूर हीरा था वो 480 कैरेट का था, विश्व का सबसे लार्जेस्ट हीरा था। उसको घिसाई की गई तो उसके बाद वो 480 से 80 कैरेट रहे, और लेकिन उसको शेप मिल गया, फिर भी वो विश्व का सबसे बड़ा हीरा है। और ये उड़ीसा की कौन सी गोलकुंडा खानों से निकाला गया। अच्छा तो अब समझ लो, डायमंड के लिए कैरेट अलग है, तो लिख लें फॉर डायमंड 1 कैरेट क्या होता है बताइए? 200 मिलीग्राम। इसमें प्योरिटी नहीं होती, इससे वजन से देखा जाता है, ठीक है? कितने कैरेट? गोल्ड के लिए 24 कैरेट यानी पूरा प्योर, 20 पार्ट्स 4 पार्ट्स। सो इसमें क्या होता है? इट इज ए जॉइंट मॉलिक्यूल इन विच ईच कार्बन इज अटैच्ड टू अदर 4 कार्बन एटम्स। ये है क्या इसमें आप ये देख रहे हैं कि हर कार्बन बीच का कोई भी उठाओ 4 से जुड़ा है? ये देख लो, और ये देख लो बिल्कुल क्रिस्टलाइन दिख रहा है। आर पार देख पा रही हो? दिख रहा नहीं आर पार? सब नहीं, और कहीं से भी देखो, फिर आर पार, फिर आर पार, फिर आर पार, मतलब फिर आर पार।
नहीं देख पा रही? देखो फिर आर पार, सब लाइन में है कि नहीं? आर पार का क्या मतलब? देखो। लाइन ये आर पार, तो ये आर पार, साक्षी भी आर पार है जी नहीं? ये देखो, तो इस तरीके से ये डायमंड का स्ट्रक्चर, ये हमने 200 रुपए में खरीदा था, 3 दिन के अंदर तैयार कर लिया। खराब हो जाए ना, इसके बहुत वीडियो है कैसे इससे तैयार करें, तैयार ही नहीं है। खुला मतलब ये तो अलग अलग रॉड आती है, लेकिन अब जरा देखो, सो डायमंड का कैसा स्ट्रक्चर बताया आपको, बताओ। हाँ, जो बाकी तूने एक तोड़ दिया। वो सही है, वो जुड़ जाएगा। पहले से एक उठा, उसको मत बोलो। चलो इसके हाथ ठीक है, इधर देखो, इट इज ए जायंट मॉलिक्यूल, सुन लो, इट इज ए जायंट मॉलिक्यूल इन विच ईच कार्बन इज अटैच्ड टू अदर 4 कार्बन एटम। इट इज ए जायंट यानी बहुत विशाल मॉलिक्यूल है, पूरा एक मॉलिक्यूल समझो जो हीरा पहने उंगली पे। जायंट मॉलिक्यूल in which each carbon atom is attached to, is कैसे attached है, to other 4 कार्बन एटम। एक कार्बन कितनों से अटैच्ड है बताओ? तो ये और एक ये, फिर एक ये और एक ये, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? मान लीजिए अगर फिर भी आप बनाना चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं? ये देखो, ये देखो, इधर ध्यान दो यशिका, C से C, ये बीच में C है, पिरामिड के बीच में, ये तो जमीन है। तो अब इस ट्रायंगल में जो 3 पॉइंट हैं, उनसे एक बॉन्ड पे यहाँ से जुड़ेगा, एक पे यहाँ और एक पे ये सब तो इसके फेसेस मैंने दिखाए हैं, इन सबसे ज्यादा लेना देना नहीं। समझ में आ गई बात कि नहीं? फिर से समझिए, सर ये तो रियल नहीं लग रहा। फिर से समझो, ये जो तुम्हें दिखाई गई ये चीज, ये बेस है, बेस पे कुछ है नहीं, मैं ये दिखा रहा हूँ सेंटर पे एक ऐसा तुम ट्राइगोनल लो, ट्राइगोनल पिरामिड समझते हो? तो ऐसा ले, ये देखो, ना ये देखो, इसके सेंटर पे एक मॉलिक्यूल रखो, सेंटर पे रखो, तो वो सेंटर वाला यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से, तो इसका शेप कैसा होगा? दैट मीन्स इट्स शेप विल बी, ये देखो, अरे पहले ही कोई भरोसा नहीं। ऐसा हो, बातचीत करने से कितना सीख लोगे, वो कितना सिखा देगी बगल वाले। ये है, समझ में आ गई बात? तो एक अगर देखें तो बेस ट्रायंगुलर है, इधर देखो, खींचतान नहीं करो, ये देखो, ये है ऐसा, हर कार्बन का यही हाल होगा। तो एक ट्रायंगल और ये फेस और ये फेस और नीचे, तो 4 फेस हैं। फेस को क्या कहते हो? क्या हीड्रॉन, हीड्रल, तो टेट्राहीड्रल हुआ। एक फेस, इधर एक फेस, इधर एक फेस और नीचे 4 फेस। अगर ऐसे फेस मानो तो कैसा हुआ इसका स्ट्रक्चर? टेट्राहीड्रल। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से कार्बन कार्बन जुड़े हो। नीचे वाले तीनों को भी ऐसे ही जुड़े होंगे। तो अब तुमको ये बीच में कार्बन दिखाया कि नहीं? तो या ऐसे देखो या ऐसे देखो, एक बार से जोड़ के दिखाओ कैसे। ये देखो। अब इन्होंने बताया ये कार्बन है, तो इन तीनों से ड्रॉप कर लो। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। अब हम वहां देखें, देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि एक कार्बन कितने से जुड़ा है? 4 से। लेट अस सी। हाँ, बीच में भी एक
बीच में नहीं है, बस एक कार्बन है, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, 4 से जुड़ा है। बाकी तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस ट्रायंगल पे तुम बना दो। इस कार्बन के सेंटर, इसके सेंटर में एक है और बाकी 4 वर्टिसेस पे 4 कार्बन, उससे वो जुड़ा है। तो उधर बेस तो ट्रायंगुलर हो गए। वो कहाँ गया मॉलिक्यूल, उसके पास है, देखो बेस ट्रायंगुलर नहीं लग रहा है। अब देखो अभी पता चल रहा है, थोड़ा रुक जा, 2 मिनट रुक। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। फोन ही बदल गया ना। हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। चलो नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट। एक सिंपलिस्टिक मैनर में हम इसको ड्रॉ करेंगे। अभी वो सब बताएंगे। Simplest way to draw structure of diamond. अब देखो ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं क्या? एग्जाम में हाँ इसको मैं बता रहा हूँ आपको। चलो चलिए नाउ लेट अस ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इट। ओके सर इसी का टेम्परेचर। नाउ देखो ध्यान से, जैसे करते जा रहे हैं वैसे आप करते जाइए। सर इसी का टेम्परेचर बढ़ाना। इस रचना बनाने के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। बात नहीं करें। कार्बन ये देखो, अब सबसे पहले सबसे ऊपर वाला बनाइए, फिर यहाँ पे कार्बन। जो 2 बनेंगे वो पास पास बनेंगे, लेकिन एक दूर बनेगा, एक इधर बना दो। हर जगह ऐसे ही बनाना है। अब तीनों से 3 फ्री फॉल कराओ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। उतनी हाइट का कराया और तीनों पे 3 डॉट लगाओ। यहाँ तक बन गया। अब जरा देखिए, इससे इधर ले जाओ, एक इधर ले जाओ और एक इधर ले जाओ। बिल्कुल उसी तरीके से बनाया कि नहीं? इससे सिमेट्री करो, बिल्कुल वही चीज है। देखो हर एक में यही करना है। इससे इसको मिला दो, इससे इसको इधर, देखो वही चीज आ रही। हाँ इतना बनाओ, सर एक यहाँ तक ले। फिर इस वाले में भी ये जो चीज है वो यहाँ पे रिपीट हुई है, और इस वाले में भी वही चीज रिपीट करो। देखो जो चीज यहाँ हमने बनाई वो यहाँ पे बनाई। बोलो इतना बना लो पहले, समझ आई? अब इससे इसको मिलाओ, इससे इसको मिलाओ और इससे फिर इसको। समझ में आई? मेरा कहने का मतलब है हर कार्बन पे 2 ऐसे और एक ऐसे निकाला है। इतना करो पहले, सेकंड ले। फिर से समझो, जिसने पहले सबसे बनाना शुरू किया वो यहाँ से बनाया,
पहले अपनी कॉपी में बना लो, फिर देख के बनवाएंगे। कितना बना लिया? अब इसके बाद 3 फ्री फॉल कराओ, वो दूसरे कलर से कराओ। चलो नाउ ये देखो, ये देखो प्रचार कर लो। यहां तक तुम्हें समझ में आया? अब देखो, दैट इज, इससे एक फ्री फॉल कराइए। इतना करने के बाद ये और इतना कर लिया। और इसके बाद फिर तीनों पे क्या करेंगे बताइए? उतनी ही लेंथ रखिएगा, जैसे ये नीचे तो जरा लंबी रखोगे कि नहीं। अब इन तीनों में क्या कर लो? 3 डॉट लगा लो। ओके, और यही चीज यहां भी बनाओ। बताओ कैसे बनाओगे? 1 2 और 3, बिल्कुल ऐसे यहां भी बनाओ। 1 2 और 3। क्या समझ में आ गया? इस चीज को थोड़ा सा छोटा करना है। यहां तक समझ आ गया? इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, तीसरा इधर। जैसे सब में किया था वैसे इसमें भी होगा कि नहीं? तो ये आया था, देखो जो बाकी की तरह है, हर एक में वही चीज चल रही। 2 इधर 1 इधर, 2 इधर 1 इधर, और इसमें भी 2 इधर और 1 इधर। इतना बनाया आप लोग कि नहीं? बना रहे सर। अब इतना बना लिया है तो सब में फ्री फॉल दिखाओ। यहां तक बात हो गई। नाउ नेक्स्ट वन इज, देखो, हैंड ड्रॉन डायमंड स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हैंड ड्रॉन कैसे हो। तो एक और होगा, यहां तक की बात हो गई। तो आप लोगों ने कितना स्ट्रक्चर बना लिया है? दैट इज, इन सभी में बना लिया है। ओके, इतना बन गया। ओके, नाउ अब यहां तक हम लोगों ने कर लिया। फिर इसके बाद सभी में फ्री फॉल दिखाओ। एक कुछ थोड़े से, एक ये, 2 3, फिर 4 5 और 6। वो बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब इसके बाद इनके टर्मिनल्स पे क्या दिखा दें? कार्बन एटम। तो एक और इस जितने भी आपके एटम हैं बस वही नीचे आते जाएंगे। ठीक है, जिसके 4 बॉन्ड हो गए उनको छोड़ देना, उससे फ्री फॉल नहीं दिखाना। जैसे झूमर नहीं लटका रहता है, और तो जहां लटका है वहां से भी फिर झूमर लटका है, फिर इससे है तो ये 3 पे झूमर लटका है। समझ में आई बात कि नहीं? ये धागे पे 3 झूमर लटके, फिर एक झूमर, दूसरा झूमर, तीसरा, फिर वहां जहां से धागे उनसे भी झूमर लटका। तो अब आप इसमें देख लीजिए कि कौन सा इसमें कार्बन, ये गड़बड़ है। इसके कितने होने चाहिए थे? 4, लेकिन हुए कितने? 3। तो हमें क्या कर देना चाहिए? इसके 4 हो गए। तो अब इसको क्या किया जाए? सर वो झूमर में पीछे दिखता नहीं है ना। That is कार्बन। कुछ के 3 भी दिखाए गए हैं, तो पीछे भी जाएगा। समझ में आया? फिर से एक मिनट देखते हैं। That is, चलो 1 मिनट देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या ऐसा हो रहा है? पूरा बना नहीं रहे, पूरा नहीं बना रहे हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ये देखो, इससे आपको आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर देखो नाउ। हाँ, तो इसमें क्या चीज दिखाई गई है वही चीज, लेकिन क्या है कि पूरे सबके पूरे बॉन्ड नहीं दिख रहे ना। जरूरी नहीं कि फुल बॉन्ड हो, क्योंकि पीछे तक भी जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, उन दोनों से भी लटका दिया जैसे मैंने लटकाया था। इन तीनों से लटकाया, यहाँ तक कर लिया कि नहीं? और यहाँ भी लटका दिया है। तो जो 3 लटकन है उनसे 3 अलग अलग लटकन बनाओ।
बस आपको इसी यही बनवाएंगे, ज्यादा आपसे नहीं कराएंगे। ये देखो, अब इन 3 से क्या करें? और 3 ये सही आप कह रही हैं। देखो 1 2 3, और बताओ बीच वाले में कितनी लटकन है? देखो आप यहाँ देखो ना, ये 3 आए कि नहीं? हमारे में भी देखो, और फिर बीच वाले में कितने आए? 2 सही किया हमने वहाँ पे। है ना? और लास्ट वाले में 1 आया, तो 3 2 1 हो गया। पहले 1, फिर 2 1, और फिर 3 2 1, 1 2 1 3 2 1। अब जरा देखो, वहां आप जरा देखिए, तो इसके बाद इस वाले में क्या करोगे? 1 2 और पीछे 3 ऐसे कर दो। यहाँ भी क्या करो बताओ? 1 2 और पीछे 1, और यहाँ भी क्या करो? 1 2 और पीछे। बोलो 3 पीछे ले आए। इन दोनों को क्या करो? मिला दो, और तीसरा इधर। इन दोनों को क्या करो? मिला दो, और तीसरा इधर। और इन दोनों को क्या करो? मिला दो, और तीसरा इधर। समझ में आई? तो ये चीज हो गई आपका स्ट्रक्चर डायमंड। बस इतना ही बनाना है। ये इतना ही बनाना, इतना आपकी बुक में भी बनाना, ये चीज तुम्हें बनानी है। बच्ची में बात समझ आई? अभी बनवाएंगे, देखो तुम्हारा देखो यही चीज बना, इतना आना चाहिए जब 10th में। सो अब देखो डायमंड के बारे में हमने क्या लिखा है कि इट इज ए जायंट मॉलिक्यूल। इसको बनाने की प्रैक्टिस करें। इट इज ए जायंट मॉलिक्यूल इन विच ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू अदर 4 कार्बन एटम। सब पूरे में देखा आपने, सारे में सारा अटैच्ड है कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं है टूटा है, तो पूरा जायंट मॉलिक्यूल है। वो टूटा तो हम लोगों की वजह से, वैसे तो और जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा बना लो। तो दैट इज जायंट मॉलिक्यूल। अच्छा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसको किसी में पेपर में चिपका दो, हार्ड पेपर में, तो ये एब्रेसिव, रेग माल जानते हो, सैंड पेपर, जिससे घिसाई के काम। सो इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव। कहीं कोई घिसने का काम हो तो डायमंड के पार्टिकल किसके काम में आते हैं? और इट इज आल्सो हैविंग हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर इसमें लाइट एक बार चली जाए तो बाहर नहीं निकलेगी। और रात में भी ये कैसे चमकता है बताओ? ठीक कह रही हैं, अनुभव है चीजों का। सो लेट अस सी ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड इन डार्क। तो ये देखो, ये जो डायमंड है ये किस तरीके से चमकता है? देखो कैसे चमक रहा है, देख रहे हो? चमक रहे हैं लाखों तारे, चमक रहा है सब जलकर, महक रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। बस इतना ही था। सो इट ग्लिटर्स। ओके, नाउ so diamond has highest refractive index is 2.42, so it is used as jewels. It has highest refractive index, ठीक है? It has highest refractive index। बात लगातार कर रही हो। So used as ज्वेल, इसलिए इसे किस तरीके से यूज करते हैं? ज्वेल की तरह यूज करते हैं। नाउ इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लाइट अगर इसे सही तरह से तराशा जाए तो एक बार अगर चली जाए तो निकलती नहीं है। तो इट इज हार्ड, सो इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव। ये घिसने के काम आता है कहीं सैंड टाइम होता होगा ना, तो इसके बाद खत्म थोड़ी देर 5 मिनट में। सो इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव, यानी एब्रेसिव का मतलब है घिसाई। इसे न समझ में आए वो सैंड पेपर लिख ले, फिर भी न समझ में आए तो एमरी पेपर लिख ले, तो इसके काम में आता है। इसके अलावा इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सो इट इज यूज्ड
एज टिप फॉर कटिंग टूल। जो टूल जो कट के जाते हैं उसके टिप पे डायमंड लगा होता है, उससे कोई भी चीज आसानी से कट, क्योंकि हार्डेस्ट है ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होता है, तो इससे इसका ज्वेल में यूज करने से क्या फर्क है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई है तो इसमें क्या होता है कि 24 डिग्री पर जो भी लाइट आएगी वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर, इसका ये चमकेगा। चमकेगा, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो डायमंड है इसमें क्या है ना, लाइट जब तुम्हें मालूम है बाहर जाती है तो क्या दूर हटती है, लेकिन इसमें ये जो एंगल है ये है दैट इज 24 डिग्री, इसका क्रिटिकल एंगल है। अगर 24 से कम पे लाइट आए, 24 पे अगर अंदर से डालोगे तो बाहर 90 पे निकलेगी। तो अब डायमंड की अगर ठीक तरीके से कटिंग करें, जो कि गुजराती करते हैं और बाहर चाइना में भी जाके करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा लोग कटिंग से ही कमाते हैं, ठीक है। ये डायमंड का ऐसे स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये लोग ऊपर से जब लाइट डालेंगे तो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती जाएगी, कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी और अंदर अंदर इसकी शाइनिंग क्या बढ़ती चली जाएगी। तो ये डायमंड है। सो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यहाँ से जितनी लाइट आती है वो अंदर ही चमका देती है, उसी वजह से वो चमक रहा है। तो मतलब 24 डिग्री से लाइट आएगी तो 90 24 है, और अगर तुमने थोड़ा सा भी और बढ़ा दिया तो 24.1 किया तो ये अब अंदर ही आएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद है जो मैंने करके दिखाया था? अंदर ही लाइट आ जा रही है, तो सारी लाइट जो ऐसा ये कटिंग की गई कि इस पे 24 से ज़्यादा पे ही गिरे लाइट, कोई लाइट इसमें ऐसी गिरती ही नहीं जो 24 से कम पे गिरे, तो सब टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वही इसमें रोशनी भर देगी। अब देखो, इट इज यूज्ड एज ए टिप फॉर कटिंग टूल्स, फॉर कटिंग टूल्स, ये चीज हो गया, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एट इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। सो इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप देखें तो जो हाउ हार्ड डायमंड इज, तो हथौड़े से भी तोड़ोगे तो कुछ भी इसको क्या होगा, डायमंड को कुछ नहीं होगा। ये देखो डायमंड पे प्रेशर डाला जा रहा है, कितने न्यूटन का, ये देखो बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया तब ये टूटा। कितना प्रेशर डाला होगा? ये देखो सर वो लाइट ऑफ सौ टन का प्रेशर है। 1000 kg What would happen if you smashed a diamond compared to its cheaper alternatives, moissanite and cubic zirconia? कुछ नहीं होगा। मतलब ये देखो डायमंड What would happen if you smashed a diamond compared to its cheaper alternatives, moissanite and cubic? They say diamonds are the hardest material on earth. I don't really believe it, so I have to find out. ये देखो अब इस पे ही हथौड़ा मार रहा है। They say the hardest material on earth. रियल एंड फेक डायमंड, तो उससे भी पता चल सकता है कि रियल और फेक डायमंड है। आपस में अगर घिसोगे तो वो चलो कोई बात नहीं, दिखा नहीं रहा, कोई बात। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड के यूज आपने देख लिए, और भी कोई है क्या? ठीक है। सो इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। डायमंड हैज 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट लाइन होनी चाहिए, देखो इस बात को। इसका कैसा स्ट्रक्चर है? ये त्रिविमीय जालक है। इट हैज 3 डायमेंशनल।
अभी हमने टेट्राहीड्रल दिखाया था कि नहीं आपको, 4 फेसेस होते हैं। ये वर्ड याद ही रख लेना। वैसे हीड्रॉन का मतलब मैंने फेस बता दिया है। तो 4 फेस बनेंगे अगर इस पर इमेजिन किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? टेट्राहीड्रल। भाई आपके जितने फेस बने उतने हीड्रॉन माने जाते हैं। जैसे ये देख लो कि मान लीजिए कोई ऐसा भी हो सकता है, ऑक्टाहीड्रॉन भी हो सकता है, कोई पेंट्राहीड्रॉन भी हो सकता है। जैसे ये कितने हीड्रॉन है जरा चेक करो, ऑक्टाहीड्रॉन है। ये देखो डेकाहीड्रॉन है कि डोडेकाहीड्रॉन? डोडेका क्या होता है सर? 12। डोडेका है। समझ गए? जितने फेस उतने हीड्रॉन माने जाते हैं। ठीक है, लो ये डायमंड का ऐसा स्ट्रक्चर, अरे यार क्या है? ये टेट्राहीड्रल। समझ में आई बात कि नहीं? तो इट हैज 3 डायमेंशनल टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। सर 20 फेसेस वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, टेट्रा और ऐसे गिराओ मत, कॉस्टली बहुत ज्यादा है वो। ऐसे 20 हेड्रॉन। तुम फिर कैसे हैंडल करोगे? 10th में हो, टूट जाएगा। कितने का है सर? एक 120 रुपए का है ना? टूटेगा ही जब हैंडल नहीं करोगे तो टूट गया। अगले ये 12 साल से बच्चे देख रहे तुम्हारे हाथ में आगे टूटा है। टूट गया। फेक बच्चों की तरह थोड़ी करना है। हो गया। फेक ये कोई डायमंड थोड़ी ना है, ग्लास का बना है। कोई 120 में डायमंड आता है? ठीक है ना? तो ठीक है, ये नहीं है कि कोई चीज जो डेमो कराई जा रही वो मैं बहुत मेहनत से प्रोक्योर करता हूँ। तुम ही अंतिम क्लास नहीं हो, ये बात जान लेना कि मेरे बाद अब कोई नहीं देखेगा, धर्मेंद्र के बाद तो कोई देखेगा ही। हमें ही सब पढ़ना है, ऐसे मत सोचो। तो जैसे ही हमने दिखाया था तो वो देख रही थी, ऐसे हमने दिखाया था 12th की लड़की थी, ज़्यादा पढ़ने लिखा है तो वैसे दबा देख रहे थे इसमें जान कितनी है। यही दिखाने के लिए मेहनत कर रही है तोड़ने। ऐसे जान मत देखो उसमें, वो एक मॉडल है। सिमुलेटर में तुम क्या जान देखो? पढ़ने लिखने में तो 12th में कैसा है? जैसे उसमें उसने देखा हथौड़े सूटर गिरा गिरा के दे रहे थे। वो डेमो है, ये असली चीज। नाउ लेट अस ड्रॉ, राइट ए नोट ऑन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पे नोट लिखो एंड डायमंड, एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। सर ये सब बिना देखे नहीं, स्ट्रक्चर दिखाया क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। तो टिप पे डायमंड लगा, कांच काटते हैं, कांच काटते हैं हमें डायमंड। सर एक बार डायमंड को बना दो, बनाएगा नहीं बनेगा, नोटबुक पे नहीं बना, बोर्ड पे बना। सर मेरा सही है क्या? 80% ही बच्चे बना पाते हैं। इतना प्रेशर ये लो, सर मैक्सिमम कितनी राइट? यही बनाना है। ये लिखना है कितना? चलो इधर और कोई है? सर आपने एक ही पेपर दिया है। ओके, बात नहीं करो, राइट डाउन। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना है, ग्रेफाइट का नहीं देना। जैसे मैंने 2 बनाया बताया था ना आपको, सिंपल वाला वही राइट ए नोट on graphite and
डायमंड ऑल्सो ड्रॉ। बात क्यों हो रही है? देयर स्ट्रक्चर, तो उनके स्ट्रक्चर्स बनाइए। ग्रेफाइट में आप एक हेक्सागन बना लें और फिर इधर से इधर से इधर से ये बना लें। ऐसा ही इसके नीचे भी बना लें, इसी को रिपीट कर लें और सब जगह। फिर ये देखो, जब ये बना लेंगे बस ऐसे मिला दो 2-4 जगह, ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या बस समझ में आ गई बात, क्योंकि वो बस रखा हुआ है। और जितने ये हैं यहाँ क्या बना लो, ऐसे बना लो और यहाँ लिख दो दिस इज कार्बन। लास्ट वाला और जोड़ दीजिए, रियल लगेगा। ये चीज है। चलो तो मेल्टिंग पॉइंट कुछ लिखना है डायमंड का, या इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट? नहीं लिख दो, वो चल जाता है जो लिखोगे। 3550। हाँ? सर एक ही पेपर में करना है? वो तो एक लाइन का है। नहीं हो पाएगा। नहीं होगा तो कल मॉर्निंग की स्टैटिस्टिक्स क्लास रखेंगे तो आओगी? नहीं सर, बहुत सारा काम कराया। अच्छा ठीक है, तो फिर मॉर्निंग की छोड़ देते हैं, कॉपी चेक करेंगे। हमारे तो पता नहीं कितने करा ऑटो ब्रेक्स नहीं मिलते कभी। ऑटो ब्रेक्स चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट करो। तो सबको बना है यहाँ, इसे बंद कर दिया, बंद करो।